किसी भी परिवार को चलाने के लिए विश्वास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर विश्वास किसी भी तरह से डगमगाने लगता है तो वो परिवार चल ही नहीं पाता, वो परिवार टूट जाया करता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहता है, हंसी खुशी रहता है, ड्यूटी करता है, लेकिन अचानक जब उसका विश्वास डगमगाता है तो होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाता है और अपने पीछे बहुत सारे राज छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब पूरा मामला दुनिया के सामने आता है तो दुनिया भी मामले को सुनकर एक बार के लिए सुन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार को आपको भी ऐसा लगेगा, अगर किसी भी परिवार में इस तरह से विश्वास का हनन होगा तो उस परिवार में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्त की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहीं का सवाई माधवपुर और इसी के बोली थाना क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राकेश नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 26 साल होती है और कुछ दिन पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा बाबूराम मीणा उसकी पाल पोस करते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। और जो राकेश होता है वो रविदासपुर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और मैनेजर के पद पर वहां पर नियुक्त होता है। धीरे धीरे उसका ऐसे ही कामकाज चल रहा होता है। अब जो चाचा होता है उसे लगने लगता है कि क्यों ना भतीजे की शादी करा दी जाए। फिर पड़ोस के ही गांव में देखकर एक लड़की जिसका नाम पूजा मीणा होता है, उसके साथ में शादी करा दी जाती है। शादी के बाद में पूजा अपनी ससुराल पहुंच जाती है और बड़े हंसी खुशी से वहां पर रहने लगते हैं। लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। 10 दिन बाद ही जो राकेश मीणा होता है वो अपनी पत्नी को लेकर रविदासपुर, जहां पर वो जॉब करता है, वहीं पर पहुंच जाता है। वहीं के वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी के C24 के चौथे माले पर एक फ्लैट किराए पर ले लेता है और उसी फ्लैट में जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों, लगभग 3 साल का समय बीत जाता है और इस 3 साल के अंतराल में उनको एक बेटा भी हो जाता है। बड़े ही अच्छी हंसी खुशी तरीके से उनका परिवार चल रहा होता है। 5 फरवरी 2023 का वाक़या होता है, जब पति अपने घर से सुबह सुबह जाता है ड्यूटी पर, लेकिन वापस घर लौटता ही नहीं। उसकी पत्नी लगातार उसके पास फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। 2-3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। इनसे लगातार चाचा बाबूराम अपने भतीजे के पास फ़ोन करता है, लेकिन भतीजे का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। चाचा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बेटे की बहू पूजा मीणा के फ़ोन पर फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। इस पर पूजा बताती है कि चाचा जी वो तो 5 फरवरी को घर से गए हैं, उसके बाद वापस ही नहीं लौटे। फिर कई दिन तक चाचा भी लगातार वेट करता रहता है, लगातार फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी कोई अता पता नहीं लगता, उसका फ़ोन खुलता ही नहीं है। उसके बाद चाचा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लगभग इसको 20 दिन बीत जाते हैं, यानी कि 25 फरवरी को चाचा अपने गांव से चलकर रविदासपुर पहुंच जाता है और वहीं के थाने में जाकर 25 फरवरी को अपनी भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके साथ में उसके बेटे की बहू भी होती है। जब चाचा से पूछताछ की जाती है कि तुम 5 फरवरी को बता रहे हो कि तुम्हारा भतीजा गायब हुआ है और आप 25 फरवरी को आ रहे हो, 20 दिन तक तुम कहाँ थे? तो चाचा कहता है कि हम 20 दिन तक अपने बेटे की तलाश कर रहे थे कि शायद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, शायद वो कहीं चला गया है, वो जल्द वापस आ जाए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई खुलासा नहीं मिलता, हमारे बेटे की कहीं से भी कुछ अता पता नहीं मिलता, इसलिए परेशान होकर आपके पास आते हैं। पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आती है और तमाम तरह से छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस राकेश मीणा के मोबाइल की CDR निकालती है और उस CDR की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाती है कि उसमें कोई संदिग्ध नंबर हो, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिस पर शक किया जा सके। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि राकेश गया तो गया कहाँ। फिर राकेश की ही पत्नी पूजा के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर ऐसा होता है जिसके ऊपर पूजा घंटों घंटों बातें करती हैं। अब पुलिस का शक एकदम से पूजा के ऊपर चला जाता है। उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो वो कृष्ण कुमार मीणा के नाम पर होता है, जो कि रविदासपुर के ही इलाके का रहने वाला होता है। अब एकदम से
पुलिस हरकत में आती है और पूजा मीना के घर का रुख करती है और जब पूजा को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ करती है तो पूजा ज़्यादा घुमा फिराव नहीं करती, वो तुरंत ही सब कुछ सच सच बता देती है। वो बताती है कि साहब असलियत में 5 फरवरी 2023 को ही मेरे पति का मर्डर हो चुका है, उसे मार दिया गया है। पूजा के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो पूजा से कहती है कि पूरी डिटेल में बताओ कि असलियत में उसके साथ में हुआ क्या था। फिर पूजा बताने लगती है कि साहब आज से 3 साल पहले हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद हम अच्छे से रहने लगते हैं। उसके बाद मेरे पति मुझे लेकर रविदासपुर में आ जाते हैं और मैं यहाँ पर उनके साथ रहने लगती हूँ। अच्छे से समय बीतता है, लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। मैं भी घर में बोर होने लगती हूँ। मैं अपना दिन सोकर या अपने बच्चे के साथ मिलकर ही काटा करती थी, क्योंकि उसी दौरान में मेरे को एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मैं गांव की रहने वाली होती हूँ। मैं अपनी पड़ोसियों के साथ में बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं उनके गेट पर जाती तो उनका गेट अंदर से बंद होता है। मुझे बोरिंग ज़िंदगी लगने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है, जब मैं अपने घर के अंदर होती हूँ तो अचानक घर के बेल बजती है और जैसे ही बेल बजती है मैं दरवाजे पर जाकर देखती हूँ। मैं दरवाज़ा नहीं खोलती, वहीं से आवाज़ लगाती हूँ कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती है कि हम एक पार्सल लेकर आए हैं, दरअसल में तुम्हारे पति ने एक पार्सल बुक किया है। इस पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलती और अपने पति के पास फ़ोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या तुमने कोई पार्सल बुक किया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने तुम्हारे लिए एक वॉशिंग मशीन बुक की है। अब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो सामने देखती हूँ 2 लड़का मेरे सामने खड़े होते हैं जो एक पार्सल को लेकर आते हैं और मेरे से कहने लगते हैं कि हम एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, आप हमें बता दीजिए कि इसको कहाँ पर फिट करना है। जब मैं उनकी हालत देखती हूँ तो दोनों पसीने पसीना होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि मेरा नाम कृष्ण कुमार मीना है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आप हमें बता दीजिए कि हमें कहाँ पर फिट करनी है। मैं उनसे कहती हूँ कि आप थोड़ी देर बैठिए, मैं शरबत बना कर लेकर आती हूँ और उसके बाद आप शरबत पीने के बाद इसे आराम से लगा देना। फिर मैं उन्हें शरबत पिलाती हूँ और जो कृष्ण कुमार मीना होता है वो धीरे धीरे मेरे साथ बातचीत करने लगता है और बातचीत करते करते वो लास्ट में मेरे से ये कहकर जाता है कि मैं क्या आपको भाभी बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मीना हूँ और आप भी मीना हूँ। मैं उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो मेरे को भाभी कहने लगता है और उसके बाद वो मेरे से कहता है कि भाभी आप मुझे नंबर दे दीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद मुझे दोबारा पूछना होगा कि आपकी मशीन कैसे चल रही है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जो लेडीज़ होती है पूजा मीना, वो अपने घर पर आराम से रहने लगती है। पूजा मीना को कोई भी ख्याल नहीं होता कि किसी का फ़ोन आएगा या कुछ किसी से बातचीत करनी है। लेकिन 2 दिन जैसे ही बीतते हैं उसके बाद जो कृष्ण कुमार मीना होता है उस नंबर पर फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि भाभी जी कैसी हो, आपकी मशीन कैसी चल रही है। इस पर पूजा कहती है कि मशीन बहुत अच्छे से चल रही है। उस पर बातें आपस में बढ़ने लगती हैं और कृष्ण कुमार मीना उससे कहने लगता है कि भाभी जी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप हमें खाना खिलाएं और मैं आपके घर आऊं। उस पर जो भाभी होती है पूजा मीना, वो कह देती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जब भी दिल करे हमारे घर पर आ जाना। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब कृष्ण कुमार मीना उनके घर पर जाता है और घर पर जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद काफ़ी घंटों तक बातें होती हैं और ये सिलसिला ऐसे ही धीरे धीरे चलने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दिन का वाक़या होता है उसके बाद जब भी कृष्ण मीना का मन करता ये पूजा के घर उसके फ्लैट में चला जाता और वहाँ पर जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता। दोस्तों ये धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब राकेश मीना की कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से वो तुरंत ही अपने फ्लैट पर वापस आ जाता है। करीब दिन के 12:30 बजे का वक्त होता है। चेक का दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर उसे ये लड़का कृष्ण कुमार मीना दिखाई देता है। उसकी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर एकदम से उसका दिमाग ठनक जाता है। तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करने लगता है। इस पर कृष्ण मीना वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद उससे कहता है कि आज के बाद अगर मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके बाद से कृष्ण कुमार मीना के दरवाजे उस घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो पूजा मीना होती है उसका मन तो कृष्ण के साथ ऐसा घुल मिल चुका था, अब वो हर समय कृष्ण के साथ रहना चाहती
चाहती थी, कृष्ण के साथ ही बातचीत करना चाहती थी। उसके लिए वो कृष्ण से फिर बाहर मिलने लगती है, कभी तो होटल में जाकर मिलती है तो कभी पार्क में जाकर मिलती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब राकेश का एक पड़ोसी इस सब के बारे में राकेश को बताता है तो राकेश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी पत्नी से बहुत ही सारी बातचीत करता है। उससे तरह तरह की गाली गलौच भी होती हैं और उससे इस तरह से कहता है कि अगर दोबारा तू उससे मिली तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद कृष्ण मीना के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुमने अगर दोबारा मेरी पत्नी से मिलने जुलने की कोशिश की तो तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह घर में ही कैद कर दिया जाता है। पूजा ना तो उस अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा से मिल पाती है और ना ही कृष्णा उससे मिल पाता है। दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते एक दूसरे के साथ इस तरह से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते, तुम्हारे बगैर रहना मुश्किल हो चुका है, अब हम करें तो क्या करें। इस पर पूजा कहने लगती है कि इस सब के लिए तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा, उसके लिए तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके लिए जो कृष्ण कुमार मीना होता है वो अपने 3 दोस्तों को भी अपने साथ में लेता है। एक का नाम दिलकुश होता है, दूसरा विजय और तीसरा विजेंद्र। इन तीनों दोस्तों को लेकर एक प्लान बनाता है और 5 फरवरी को राकेश कुमार के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि भाई जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, आज शाम को आपसे मैं मिलना चाहता हूं और सारे गिले शिकवे दूर करना चाहता हूं। मीना भी तैयार हो जाता है और 5 फरवरी को अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद शाम को करीब 7 बजे अपनी स्कूटी लेकर बताए हुए एड्रेस पर मोहनपुर एरिया में पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पर पहले से ही कृष्ण कुमार मीना अपने 3 दोस्तों को साथ में लेकर बैठा हुआ होता है, जब वो राकेश कुमार को देखते हैं तो राकेश कुमार पर तुरंत ही हमला बोल देते हैं और हमला बोलकर उसकी गला दबाकर उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो वहीं पर नहीं रुकते, उसे उठाकर नज़दीकी एक कुआं होता है उस कुएं में फेंक देते हैं। और थी राकेश कुमार मीना इस सारे मामले के बारे में पूजा को बताता है। पूजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चुपचाप अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी एकदम से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। उस कुएं को अंदर से खंगाला जाता है तो उस कुएं के अंदर से शरीर के कंकाल निकलते हैं। उन कंकालों को निकाला जाता है, निकालकर उन्हें DNA टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है कि ये राकेश मीना की ही डेड बॉडी है। उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है, उन सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसमें मुख्य आरोपी पूजा मीना जो पत्नी होती है और उसी का बॉयफ्रेंड कृष्ण कुमार मीना, उसी के 3 दोस्त दिलखुश, विजय और विजेंद्र, इन 5 लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों जब ये मामला आसपास के लोगों तक पहुंचता है और जब चाचा भी इस पूरे मामले के बारे में सुनता है तो चाचा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सिसकियां भरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मैं तो इस बहू को अपनी बेटी बनाकर लाया था, लेकिन ये इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे क्राइम के केसों में देखा गया है कि ज़्यादातर अवैध संबंधों के चलते हुए ऐसे क्राइमों को अंजाम दिया जाता है। इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।